एक्स अक्ष, जेड अक्ष और ये वाई अक्ष है। हम देख सकते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है। यदि विद्युत क्षेत्र हमारा एक्स अक्ष की ओर हो, विद्युत क्षेत्र हमारा एक्स अक्ष की ओर हो, चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष की ओर हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो जेड अक्ष की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र यदि एक्स अक्ष की ओर हो, चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष की ओर हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जेड अक्ष की ओर होगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की प्रक्रिया है, जो संचरण की शैली है, वो कुछ इस तरह से है। हम देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की शैली है वो कुछ इस तरह से है। ये एक विद्युत क्षेत्र और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र। जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के लंबवत कंपन करने पर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण की शैली इस ग्राफ से दिखाया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र हमारा एक्स अक्ष की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष की ओर है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है जेड अक्ष की ओर है। हम देख सकते हैं माना विद्युत क्षेत्र यदि ई है, कैपिटल ई, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी, विद्युत चुंबकीय तरंग कैपिटल पी। विद्युत क्षेत्र हमारा कैपिटल ई है, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है हमारा कैपिटल पी है। तो हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष की ओर है और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है जेड अक्ष की ओर है। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, जिसको परस्पर लंबवत कहा जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। यदि पूछ दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। या विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो हम इसको अब गणितीय रूप में भी दिखा सकते हैं। इस रिलेशन को, विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बीच के रिलेशन को हम निम्न ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, निम्न समीकरण से भी दर्शा सकते हैं। वो समीकरण है E क्रॉस B बराबर P, वेक्टर प्रोडक्ट E क्रॉस B बराबर P। ध्यान दीजिएगा, B क्रॉस E नहीं, B क्रॉस E नहीं, E क्रॉस B, E क्रॉस B बराबर P। जब भी होगा T क्रॉस B बराबर P। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर C हो, तो C जो है A और B दोनों का लंब होता है। A क्रॉस B बराबर C हो तो C जो है A और B दोनों का लंब होता है। तो E क्रॉस B बराबर P है, इसका मतलब हुआ कि P जो है E पर लंब है और P जो है वो B पर भी लंब है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र पर भी लंब है, विद्युत चुंबकीय तरंग चुंबकीय क्षेत्र पर भी लंब है। तो E क्रॉस B बराबर P से पता चला कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का लंबवत होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब लंबवत कंपन करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो एक रिलेशन हमारा हो गया E क्रॉस B बराबर P और दूसरा रिलेशन हो गया वेक्टर E डॉट वेक्टर B बराबर 0। हम लोग जानते हैं कि जब दो सदिश का डॉट 0 हो तो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए E जो है B पर लंब है, यानी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पर लंब है। फिर से हम लोग बात करें, जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत समय के सापेक्ष कंपन करते हैं तो हवा में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस विक्षोभ की प्रकृति तरंग के समान होती है और यह बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम के, द्रव्यात्मक माध्यम ठोस द्रव गैस, बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम के हवा में गमन करता है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो शैली है, प्रक्रिया है,
वो निम्न ग्राफ से दर्शाया जा सकता है। हम देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र x अक्ष की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष की ओर है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है z अक्ष की ओर होता है। यदि हम इसको समीकरण से दिखाने की कोशिश करें तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर E, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B, विद्युत चुम्बकीय तरंग वेक्टर P, तो हम समीकरण से लिखना शुरू करें तो E क्रॉस B बराबर P। यहाँ पर जरूर नोटिस कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, B क्रॉस E नहीं, E क्रॉस B, E क्रॉस B बराबर P, E क्रॉस B बराबर P। हम लोग जानते हैं A क्रॉस B बराबर C हो तो C जो है A और B दोनों पर लंब होता है, तो E क्रॉस B बराबर P है तो P जो है E पर भी लंब है, P जो है B पर भी लंब है। तो यहाँ से हमारा पता चला कि P जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र पर लंब है, विद्युत चुम्बकीय तरंग चुम्बकीय क्षेत्र पर लंब है। एक दूसरा रिलेशन है E डॉट B बराबर 0, E डॉट B बराबर 0। हम जानते हैं दो सदिशों का डॉट 0 हो तो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो E डॉट B बराबर 0 का मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र पर लंब है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र पर लंब है, विद्युत चुम्बकीय तरंग चुम्बकीय क्षेत्र पर लंब है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र आपस में लंबवत है। इसका मतलब हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि E, B एवं P यानी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुम्बकीय तरंग परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग परस्पर लंबवत है, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ से हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग की जानकारी समाप्त हुई। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ग्राफ से कैसे दिखा सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग को समीकरण से कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारा इस वीडियो में हम लोग को पता चला। अभी तक में विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम लोगों ने ग्राफिकल डिफिनेशन दिया, समीकरण से हमने डिफाइन किया, और लैंग्वेज से जो हम लोगों ने परिभाषा दी वो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का परिभाषा हुआ। अभी हम लोग इसके आगे बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण के बारे में। विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्या क्वालिटी है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्या गुण है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कुछ गुण तो हम लोग को अभी तक जितना पढ़े हैं इसी में से हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट पर बात करेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम के गमन करता है। एक तो आपका यहीं पर क्वालिटी गुण मिल गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा गुण हम लोग पता कर सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जैसे हम देख सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुम्बकीय तरंग चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर लंबवत होता है। तो एक दूसरा गुण यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर लंबवत होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग चूंकि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपन करने से पैदा होता है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग के दो अवयव, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, जब ये दोनों अवयव एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं तो हवा में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है जो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के द्वारा एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, इसीलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन गुण देखा। विद्युत चुम्बकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम के गमन करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के लंबवत होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में गमन करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में गमन करता है, और निर्वात में इसकी वेग सबसे अधिक 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग निर्वात में सबसे अधिक 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यदि प्रश्न पूछता है निर्वात विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कितनी होती है, या विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कितनी होती है, या विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल महत्तम कितनी होती है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दूसरे के लंबवत होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम में गमन करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का जो अनुपात है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल के बराबर होता है, c के बराबर होता है। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन निकल के आते हैं।
एक ऑब्जेक्टिव का ये हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात है वो चाल के बराबर होता है। E बटा B का जो मात्रक होगा, E बटा B का जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा, क्यों? क्योंकि ये चाल है। बीमा जो होगा वो LT इनवर्स होगा। एग्जाम में 2017 या 18 में आया भी था, लेकिन उसमें उल्टा कर दिया था, B बटा E पूछ दिया था। E बटा D का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल है, तो B बटा E कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, मीटर इनवर्स सेकंड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, E बटा B बराबर C और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, बीमा LT इनवर्स, और इसका जो वैल्यू होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग चूंकि तरंग है तो यह सभी प्रकाशीय घटनाओं को प्रदर्शित करता है, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, यह सभी प्रकाशीय घटनाओं को प्रदर्शित करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है सभी प्रकाशीय घटनाओं को प्रदर्शित करता है। जब किसी धात्विक सतह पर विकिरण आपतित होता है तो उस पर दबाव डालता है। इसमें द्रव्यमान और संवेग दोनों होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में द्रव्यमान भी है और संवेग भी है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी कण की तरह व्यवहार करती है, इसीलिए इसमें संवेग भी है, वेग है, इसीलिए इसमें द्रव्यमान और संवेग, ऊर्जा और संवेग दोनों ही होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक और समीकरण है, यदि हम लोग बात करें विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल को हम लोग निम्न समीकरण से दिखा सकते हैं। C बराबर 1/√μ0 × ε0। C बराबर 1/√μ0 × ε0। और चूंकि आप लोग का ये फर्स्ट वीडियो है, आप लोग को अभी पता नहीं चलेगा कि μ0 और ε0 क्या है, क्योंकि ये चैप्टर 1-2 का टॉपिक है। ये चुंबक में मिलेगा, चुंबकशीलता शून्य की परम चुंबकशीलता है, और ε0 जो है शून्य की परम विद्युतशीलता है। तो इसके बारे में परम चुंबकशीलता और परम विद्युतशीलता क्या है नहीं पता, तो अभी हम लोग बस इतना ही जानेंगे। C बराबर 1/√μ0 × ε0। μ0 का जो मान होता है वो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, और ε0 का जो मान है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। ऐसे हम लोग ε0 का जो मान है वो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई × 9 × 10⁹। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई × 9 × 10⁹ न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। यदि हम लोग ε0 का मान इतना और μ0 का मान इतना, ε0 और μ0 का मान यदि हम इस समीकरण में रखते हैं, μ0 और ε0 का मान यदि हम इस समीकरण में रखते हैं, तो देखिए सॉल्व करने पर हमारा क्या डाटा मिल रहा है। μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁻7, ε0 का मान 1/4 पाई × 9 × 10⁹। यदि हम μ0 और ε0 का मान समीकरण में डालते हैं तब देखेंगे वैल्यू हमारा आ रहा है 4 पाई × 10⁻⁻7 × 1/4 पाई × 9 × 10⁹। 4 पाई से 4 पाई कटेगा, C = 1/√10⁹ जो है ऊपर जाएगा -9 होगा, और -7 पहले से है, -16 बटा में 9। C = 1/, ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻8/3, 3 चल जाएगा ऊपर, तो 3 × 10⁻⁸ ऊपर जाएगा तो +1। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रकाश का चाल, या कहें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का चाल हमारा प्राप्त हो गया। इसीलिए कहता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल का समीकरण है C बराबर 1/√μ0 × ε0। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव ये हमारा है
कि 1/√μ0 into epsilon naught C इक्वल टू 1/√μ0 into epsilon naught का मात्रक और विमा क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। C इक्वल टू 1/√μ0 into epsilon naught का मात्रक और विमा क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि ये वेग है, आप देख सकते हैं वेग c है, तो इसका मात्रक, इस पूरे समीकरण का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। बीमा LT इनवर्स होगा, इस पूरे समीकरण का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, बीमा LT इनवर्स होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा, क्योंकि प्रकाश का चाल है तो 3 × 10 की पावर 8, जैसा कि आपने देखा, हमने कैलकुलेशन से दिखाया कि इसका वैल्यू जो होगा वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आएगा, मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बीमा LT इनवर्स होगा। इस प्रकार जो है हम लोगों का विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का ग्राफिकल समीकरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का मैथमेटिकल समीकरण क्या है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण के बारे में हम लोगों ने जाना। इस तरह से हम लोग जो है घर पर बैठे बैठे कुछ क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सामने क्लास करना और एक घर पर वीडियो देखना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होगा। फिर भी हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, आप भी भरपूर मेहनत करें। जो आज पढ़ाया गया इसका नोट्स आपको जो है मिल जाएगा। फिर से हम आपको एक बार बता दें क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको जैसे व्हाट्सएप आप अकाउंट बनाते हैं, नंबर डालते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी आपको नाम, नंबर ये सब वेरीफाई करना है। कुल मिलाकर आपको अकाउंट बना लेना है। आजकल तो आप लोग डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, आपको सब पता है। तो टेलीग्राम अकाउंट बना लेना है। जब टेलीग्राम अकाउंट बनाइएगा तो दाहिने तरफ, सबसे पहले ही दाहिने तरफ राइट कॉर्नर में, दाहिने तरफ कोने में एक सर्चिंग ऑप्शन दिखाई देगा। एक सर्चिंग जो सिंबल होता है, इस तरह से एक सर्चिंग सिंबल आपको दिखेगा। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ लिखने का जगह मिलेगा, जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं। तो हम लोग को उसमें लिखना क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष कुमार, उसमें हम लोग को डालना है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष कुमार। जैसे ही आप लोग कुछ डालना शुरू करेंगे, कंसेप्ट ऑफ कुछ भी, तो बहुत सारे ग्रुप मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप पूरा लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष कुमार, तो आपको एक ही ग्रुप नजर आएगा। फिर आप जब उस ग्रुप को क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो खुल जाएगा वो ग्रुप। उस ग्रुप में हम जो भी मटेरियल आज या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले डाले होंगे, वो आपको टोटली वीडियो, फोटो जो भी हो, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। इससे आप घर पर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। जिन छात्रों को ये जानकारी पहले मिल जाए, वो अपने और मित्रों को इसकी जानकारी शेयर करें, जिससे कि वो सभी विद्यार्थी अपने घर पर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकें, थोड़ा बहुत उनको मदद मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।